हाय स्टूडेंट्स, किड्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था किसके बारे में, कुछ IUPAC नाम के बारे में जाना था, उसके बाद कुछ कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो बेटे, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में जो है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इसमें ये हमारे दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन लगते हैं। तो जो हमारा पहला ही यौगिक होगा बेटे, वो होगा हमारा एथेनॉल। क्या होगा बेटे? एथेनॉल। और एथेनॉल जो है हमारा भैया, उसको अच्छे से समझ के चलेंगे, ठीक है, गजब तरीके से। हाँ, एक बात और, एथेनॉल में क्या है भैया, एथेनॉल की थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे कि एथेनॉल मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है, नहीं हम जानते हैं। बेटे, कुल मिला के बाद मैं कहता हूँ, जो कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, उसमें जो शराब पीते हैं, बहुत नाम है उसके, दारू, शराब, विस्की, रम, कुछ भी कह देते हैं। तो बेटे, ये जो होता है, ये एथेनॉल का ही क्या होता है, तनु विलयन होता है। पर ध्यान रखना, कैसा तनु विलयन होता है, लेकिन इसको केमिस्ट्री बना सकते हैं। कभी ऐसी हरकत मत करके ना, कभी लैब में जाएं और कहीं मिल जाए नुका जी, हम भी देखें क्या टेस्ट है। खतरनाक होता है बेटे ये, प्योर जो होता है, ठीक है। तो एथेनॉल जो होता है हमारा, ये एथेनॉल को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? या तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं किससे भैया? ग्लूकोज से, ठीक है, किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा, ठीक है बेटा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सुक्रोश होता है, उससे पहले हम सीरा बनाते हैं, ठीक है, और उस सीरे से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, एथेनॉल, ठीक है। तो अल्कोहल में एक बात और मैं बता दूं बेटे, एथेनॉल के साथ साथ एक अल्कोहल मैथेनॉल भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी भूल से ये गलती मत कर देना कि एथेनॉल की जगह आप लोग मैथेनॉल का सेवन कर लें, या कहीं मतलब ऐसा इस्तेमाल हो जाए किसी प्रैक्टिकल में, क्योंकि बेटे मैथेनॉल जो होता है वो घातक होता है, विषैला होता है। एथेनॉल इतना विषैला नहीं होता जितना कि मैथेनॉल होता है, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर हम बात कर लेते हैं एथेनॉल के बारे में, अच्छे से समझ के चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो एथेनॉल में सबसे पहली बात मैं कह दूं कि एथेनॉल का जो कॉमन नेम है वो क्या है। एथेनॉल को इस नाम से जाना जाता है बेटे, एथिल एल्कोहल, ठीक है बेटा, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का ही क्या नाम है? IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल है। तो एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भैया हमारा? C2H5OH, या हम इसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है बेटा। यहाँ बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं सारा कन्फ्यूजन दूर करके चलूंगा। चलिए, उसके बाद में बात कर लेता हूँ इसकी स्ट्रक्चर की, किसकी बेटे? संरचना की। तो कितने कार्बन है यहाँ? 1 2, तो 2 कार्बन है, तो सिंगल। अब कार्बन से क्या जुड़ा है हमारा? प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, 1H 2H 3 4 5 O और H आ गया, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है हमारी कि ये होगी स्ट्रक्चर। अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर किस चीज पे बेटे, कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बन के आई है, इसमें हमें करना क्या है। तो चलेंगे। अब पहले सी से अगर मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं या करके, कि पहले सी से कितने जुड़े हैं भैया? 3, 1 2 3, तो CH3 और CH2 और OH, ठीक है बेटा। मैंने जो बताया था ये रूप होता है। तो आगे रिएक्शन में किसी तरह से भी हम इसको लिख लेते हैं, खोल के कैसे भी, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसकी जानकारी आपको हो गई है। एथेनॉल इसका ही IUPAC नाम है। नंबर डालते हैं 1 और 2 के लिए क्या आता है? एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए क्या आता है? ऑल। एथेनॉल इसका IUPAC नाम हो गया। तो मैं दिखा देता हूँ, एथ प्लस एन किसके लिए आया? सिंगल बॉन्ड के लिए, प्लस OH के लिए क्या आ गया? ऑल। तो हमारा क्या जाता है बेटे? एथेनॉल आ जाता है। क्या जाता है बेटे? एथेनॉल। चलिए, तो एथेनॉल तो हमने शुरू में नाम लिया ही है इसका। अब हम चलते हैं भैया किस पर? एथेनॉल के बनाने की विधि। तो मेन पॉइंट हमारा क्या आता है बेटे? पेपर में अगर क्वेश्चन लॉन्ग आता है, आपको इसी तरह से करना है जैसे मैं बता के चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। बिल्कुल सेम ऐसे से जाना है। मतलब कि एग्जामिनर से क्या करना है, आपको नंबर लेने नहीं है, छीनने हैं जबरदस्ती। जितना अच्छा आप एक्सप्लेनेशन करोगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है बेटा। बस एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना है, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करता हुआ क्या वो भाई, मानना पड़ेगा भाई, स्टूडेंट को नंबर देने ही है। पेंसिल वहां टिक जाए कि नंबर दे के ही जाऊंगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए,
तो चलते हैं हम लोग किस पर भैया, बनाने की विधि, बनाने की विधि, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन हम कहते हैं इसको। तो बनाने की विधि में सबसे पहली बात मैं आपको वो विधि बता के चलूंगा जो बिल्कुल हमारी औद्योगिक विधि है, ठीक है बेटा। तो औद्योगिक विधि में हम किससे बना सकते हैं इसको, ग्लूकोज से बना सकते हैं बेटे। तो हम कहेंगे यहां पर, मैं पहले इसकी एक लाइन लिख देता हूं, उसके बाद रिएक्शन समझाऊंगा आपको। ग्लूकोज का किण्वन करने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। तो किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। बेटे किण्वन कुल मिला के बात ये है, अगर आप लोग देहात से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ देहातों में क्या होता है, सिरका उठाया जाता है। तो सिरके के लिए क्या किया जाता है, आई मीन गन्ने के रस को एक पात्र में भरकर उसमें कुछ प्रेरक डालकर उसे रख दिया जाता है, मतलब बाहर रख दिया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें किण्वन होता है। किण्वन होने के बाद जब उससे क्या बनता है, सिरका बनता है। ठीक है बेटा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती है कि हम लोग जो फर्मेंटेशन करते हैं किसका भैया, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन या किण्वन करते समय ये ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजन एंटर ना करे। क्या एंटर ना करे बेटे, ऑक्सीजन एंटर ना करे, क्योंकि ऑक्सीजन अगर इसमें एंटर कर गई तो ये किस में बदल जाएगा, सिरके में बदल जाएगा। अगर ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगी तो ये अल्कोहल में बदलेगा। ठीक है बेटा। तो ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल। कैसे, C6H12O6। और इसका हम फर्मेंटेशन कर देते हैं किसकी उपस्थिति में भैया, एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम। ठीक है बेटा। एंजाइम बस इतना ध्यान रखेंगे आप, एंजाइम का नाम याद नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप छोटे बच्चे हैं। तो एंजाइम की प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं हम, ग्लूकोज का बेटे सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है बेटा। चलो, तो ग्लूकोज का हमने जैसे फर्मेंटेशन किया, फर्मेंटेशन के लिए बस सीधा हमने लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, बस इसमें इसके अंदर क्या होगा, फर्मेंटेशन होने पर अपने आप ही क्या निकलेगी, इससे CO2 बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी बेटे, CO2। बचेगा क्या हमारा, एथेनॉल बच जाएगा, C2H5OH। ठीक है बेटा, C2H5OH। और प्लस क्या रिमूव हुई यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस है तो ऊपर उड़ जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा, सीधा एथेनॉल बचेगा। तो हमारे पास कार्बन के 6 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गई। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। तो हमारा क्या बना बेटे, एथेनॉल बना। बनाने की इसकी बहुत सारी विधियां हैं, वैसे प्रयोगशाला विधि जो है लेबोरेटरी के अंदर हम बना सकते हैं, तो उनके बारे में आप इंटर क्लास में जानेंगे, क्योंकि ये इंटर का ही एक टॉपिक भी है। ठीक है बेटा। चलिए, बनाने की विधि हमने जान ली है, अब हम जानते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो नंबर 1 क्या होगा भाई, एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है बेटा। तो कमरे के ताप पर, कमरे का ताप का मतलब होता है, मान लो आपकी लेबोरेटरी का टेम्परेचर मान लो। ठीक है बेटा, कि जैसे कि आपकी लैब का टेम्परेचर है तो वहां पर रखा होगा, तो ये द्रव के रूप में रखा हुआ होगा, बस ऐसा मान लो। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं किस पर बेटे, अगला पॉइंट इसका। अच्छा, आगे पॉइंट आ जाता है इसका बेटे, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर क्या होता है, ये बॉयल होता है या इसकी स्टेट चेंज हो जाए। तो इसका लगभग क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन होता है। तो इसका क्वथनांक 351 केल्विन एवं गलनांक
गलनांक का मतलब है अगर आपने इसको फ्रीज कर दिया है तो फ्रीज करने के बाद जब ये मेल्ट होगा, मतलब बर्फ कह सकते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट के बाद जब आप इसको लिक्विड स्टेट में लाओगे तो कितने ताप पर लाओगे बेटे, तो इसका जो गलनांक होता है वो 156 केल्विन होता है। कितना बेटे? 156 केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट, जल में क्या होता है बेटे? ये विलय होता है। जल में विलय होता है, ठीक है। इसकी जो गंध आती है बेटे, इसमें जो सुगंध आती है या गंध आती है, मैं कह सकता हूं कैसी आती है? फलों जैसी मीठी आती है, ठीक है बेटा। इसकी फलों जैसी मीठी, या मीठी नहीं लिखेंगे, बस फलों जैसी गंध होती है, ठीक है बेटा। चलिए अब हमने जान लिया है किसके बारे में बेटे? इसके भौतिक गुणों के बारे में। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में बेटे? रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में भैया? रासायनिक गुण के बारे में। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं इसकी, वो क्या क्या होती हैं, उनको ही हमें समझ के चलना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देखो पहला टर्म से हमने क्या जाना, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे। अब रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। रासायनिक गुण, ठीक है बेटा। तो रासायनिक गुण में पहला ही हमारा टर्म्स, सबसे पहला क्या आता है? पहला टर्म्स, तो हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में बेटे? सोडियम धातु से अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बेटे हम? सोडियम धातु से अभिक्रिया। चलिए, तो सोडियम धातु से जो हमारी अभिक्रिया होती है उसे कैसे जानेंगे हम लोग, समझेंगे ध्यान से। तो सोडियम धातु जो है हमारा, क्या होता है? Na होता है। तो चलिए भाई, पहले रिएक्शन, उसके बाद उसकी लाइन लिखेंगे। एथेनॉल की क्रिया हम जब सोडियम धातु से करते हैं तो याद रखना, आपने पढ़ा होगा पीछे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड होते हैं हमारे, मैं अगर बात करूं इनऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं खनिज एसिड, खनिज अम्ल। तो खनिज अम्लों में जो धातु क्रिया करती है अम्लों से, तो क्या करती है बेटे? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। लेकिन बेटे ये इतना स्ट्रोंग एसिड तो नहीं है, किसकी तरह? खनिज अम्लों की तरह, बहुत वीक है। बट नियम तो सब जगह वही चलेगा। तो सोडियम धातु क्या करेगी? इस हाइड्रोजन को क्या करेगी? यहाँ से डिस्प्लेस करेगी, मतलब विस्थापित करेगी। तो क्या जाएगा हमारा? CH3CH2ONA, ठीक है ना। और रिमूव क्या हुआ हमारा यहाँ से? हमें पता है हाइड्रोजन कैसी है? मॉलिक्यूलर गैस है, तो वो हमेशा किसके रूप में लिखेगी? अणु के रूप में निकलेगी बाहर। तो हम क्या करेंगे भैया? बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ लगाएंगे। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो इसका नाम क्या बनेगा? सोडियम एथोक्साइड। क्या बनेगा बेटे? सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक है, ये चार्ज भी ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सोडियम एथोक्साइड हमारा प्राप्त हो गया। तो आप लोग लाइन कैसे लिखेंगे? एथेनॉल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? सोडियम एथोक्साइड देता है, ठीक है बेटा। क्या देता है? सोडियम एथोक्साइड देता है। तो हम लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे। तो ये लाइन आपको ऊपर लिख के चलनी है, मैं थोड़ी जगह की शॉर्टेज की वजह से इधर लिख रहा हूं। एथेनॉल सोडियम धातु से, देखो ये लाइन आपको रिएक्शन से लिखनी है, क्योंकि बेटे आप जानते हो ये सोडियम धातु है, ये एथेनॉल है, ये मैंने इसका नाम लिख दिया है, ठीक है बेटा। रिएक्शन करनी है अगर आपको आ गई है तो रिएक्शन से आप इसकी लाइन लिख सकते हैं। थ्योरी में ऐसे लिखना है, बिल्कुल आसान है। एथेनॉल क्या करेगा भैया? सोडियम धातु से अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड, क्या भैया?
सोडियम एथॉक्साइड बनाता है या देता है। ठीक है बेटा, तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए अब सेकंड हमारी रिएक्शन आ जाती है, दूसरी टर्म, अगला हमारा टर्म्स आता है बेटे दहन। आपने पढ़ा है, याद करो, आपने दहन पढ़ा है ना, कॉम्ब्यूशन जिसे हम बोलते हैं। पीछे मैं रासायनिक गुण में पढ़ा रहा था दहन, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बताई थी मैंने। क्या आता है बेटे हमारा दहन। तो दहन का मतलब क्या होता है, पहले रिएक्शन, उसके बाद उसकी लाइन। एथेनॉल क्या है हमारा, CH3CH2OH ही है, और इसको हम वायु की प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो क्या करेगा भैया, CO2 और क्या देगा साथ में, जल देगा। तो पहले देख लेंगे कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। C के 2 हो गए, H के कितने हैं, 3 2 5 और 1 6 हैं। यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। O के कितने हैं अब हमारे पास यहाँ भैया, 3 और 2 दूनी 4 3 7 और 3 दूनी 6 और 1 7, बैलेंस हो गई। तो अब हम इसके लिए लाइन कैसे लिखेंगे बेटे, लाइन के लिए मैंने कह रखा है कि आप पहले रिएक्शन करनी सीख लो, उसके बाद आपको लाइन लिखनी आ जाएगी। तो हमने किसका दहन किया है बेटे, एथेनॉल का दहन किया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में क्या प्राप्त होती है बेटे, ऊष्मा, और हमें पता है क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी प्राप्त होता है। ठीक है, चलो वो आप जानते हैं। तो हम कह सकते हैं एथेनॉल का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, चलो ये लाइन हो गई। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं बेटे किसके बारे में, निर्जलीकरण के बारे में। किसके बारे में बेटे, निर्जलीकरण के बारे में। तीसरा टर्म्स हमारा हो गया निर्जलीकरण। क्या जाता है बेटे, निर्जलीकरण, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, निर्जल, निर्जल मतलब बिना जल के, और जल का मतलब निर्जलीकरण का मतलब क्या है बेटे, जल का बाहर निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, एथेनॉल को, किसको बेटे, एथेनॉल को गर्म करेंगे कितने ताप पर भैया, H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या बेटे, वो समझना है हमें। एथेनॉल की स्ट्रक्चर यहाँ से, निर्जलीकरण यहाँ से समझ में सही से नहीं आएगा आपको, यहाँ से देखना, ये तब अच्छे से समझ में आएगा, पर मैं इसे हटा दूंगा, बस समझना। कुछ मान लो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है बेटा। जब गर्म होता है ये, इसको या हम गर्म करते हैं, एक बॉन्ड तो यहाँ से टूटता है और एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो मिलकर क्या बन गया हमारा, जल बन गया, H2O। ठीक है बेटा, बना, तो H2O बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जल तो बाहर गया। अब बचा क्या फिर भैया हमारे पास, C के 2, H के कितने बचे 4, C2H4 प्लस। अब आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, हाँ जी बिल्कुल कहेंगे, नहीं भैया जानते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, C के 2, H के 4। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इसका नाम क्या है बेटे, एथीन। क्या नाम है इसका, एथीन। तो चलिए भाई, अब हम क्या कह सकते हैं, इसे हटा देते हैं अब हम। चलिए, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, किसका निर्जलीकरण किया हमने, एथेनॉल का। तो हम कह सकते हैं एथेनॉल के निर्जलीकरण पर क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से निर्जलीकरण पर एथीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटे, एथीन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट अब जान लेते हैं हम बेटे, एक और रासायनिक गुण जान लेते हैं, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, रासायनिक गुण कैसे बहुत होते हैं इसके। नेक्स्ट जान लेते हैं बेटे किसके बारे में हम लोग, ऑक्सीकरण के बारे में, और ये मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले भी, ऑक्सीकरण। ठीक है बेटा, अब ऑक्सीकरण भी भैया हमने बताया था, या तो हम KMnO4 के साथ करेंगे क्षारीय, या फिर करेंगे बेटे किसके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो हम लोग नॉर्मल सी बात है, हम यहाँ पर कौन सा लेके चल रहे हैं भैया, KMnO4 वाला लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन फिर एक बार आएगी। तो एथेनॉल क्या है हमारा, CH3CH2OH, और ऑक्सीजन के लिए मैंने बताया था, ये नवजात ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है भैया,
क्षारीय KMnO4 से। तो क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में हम लोग निर्जलीकरण करना चाह रहे हैं। तो निर्जलीकरण करने पर क्या होगा बेटे, ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है ना, तो 2 ऑक्सीजन के एटम डबल करके और ये सीधा एथेनॉल को किसमें बदल देगा बेटे, एथेनोइक अम्ल में। मैंने पहले भी बताया था आपको, जल रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना भैया, एथेनोइक अम्ल। चलिए अब हम लोग यहां से कह सकते हैं किसका भैया, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है हमारा, ऊपर भी आ गया एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, इसके यूजेस के बारे में, मतलब आई मीन इसके उपयोग क्या हैं। क्या बेटे, इसके उपयोग क्या क्या हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो बेटे एथेनॉल का जो उपयोग होता है वो किस किस चीज़ में होता है उसको समझ के चलेंगे हम लोग। बेटे एथेनॉल जो होता है इसका उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि एथेनॉल का उपयोग शराब बनाने में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं लाइक दिस, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या फिर हम कह सकते हैं खांसी के सिरप होते हैं, तो ठीक है बेटा, उनको बनाने में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एथेनॉल का उपयोग विलायक के रूप में भी होता है। एथेनॉल का उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं बेटे, आयोडीन टिंचर बनाने में भी कर सकते हैं, मतलब जो दवाइयाँ चोट लग जाती हैं उन पर लगाई जाती हैं उनके बनाने में भी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एथेनॉल की, तो एथेनॉल का उपयोग हम बेटे ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। एथेनॉल में क्या बेंजीन मिलाकर क्या कर सकते हैं, हम उसका उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं, ईंधन के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि एथेनॉल और बेंजीन को मिलाने पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने पर जो इससे धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी रहती हैं, जबकि बाकी एल्केनों को जलाने पर होता क्या है बेटे, उसमें प्रदूषक बाहर आते हैं, सल्फर के ऑक्साइड या फिर मैं कह सकता हूँ अदर ऑक्साइड आते हैं जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो क्या होते हैं, घातक होते हैं या पोल्यूशन फैलाते हैं हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें किसके बारे में बेटे, जो अल्कोहल होता है हमारा, इसका हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर या हमारे पर क्या पड़ता है वही हम लोग जान लेते हैं। ठीक है बेटा। तो होता क्या है, जो मान लो सपोज करो आपके पास अल्कोहल है, अगर अल्कोहल का तनु विलयन अगर आदमी व्यक्ति या कोई भी इसको पी लेता है तो उससे क्या हो जाता है, उससे नशा हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर इसका प्योर विलियन कोई बंदा अगर इसका सेवन कर लेता है तो याद रखना मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है भैया, मृत्यु हो सकती है, मतलब वो मर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एथेनॉल क्या करता है, हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालता है बेटे, एथेनॉल जो होता है ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, आदमी की मानसिकता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। मतलब वो उसे लगता नहीं है, उसको खुद को तो रिलीफ फील होता है, लेकिन सामने वाला बंदा दूसरा देख कर बता सकता है कि अल्कोहल पीने वाले का हाल क्या है। ठीक है बेटा। चलिए उसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, अल्कोहल के साथ भी बेटे एक अल्कोहल में एक अल्कोहल होता है हमारा एथेनॉल के साथ, मैथेनॉल। बेटे मैथेनॉल बहुत विषैला होता है, मैंने उससे पहले भी बताया था अभी आपको। मैथेनॉल बहुत ज़्यादा क्या होता है, विषैला होता है, और विषैला होने के कारण क्या करता है, हमारे शरीर पर हानिकारक इफेक्ट डालता है। क्यों कि जब हम मैथेनॉल का अगर सेवन कर लेते हैं तो हमारा जो यकृत होता है बेटे, लीवर, वो मैथेनॉल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है या ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें बेटे, मैथेनेल में। और मैथेनेल में ऑक्सीकृत करने के कारण क्या हो जाता है, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देगा, स्कंदित कर देगा। स्कंदित का मतलब, ये भी नया शब्द आपके सामने आया, स्कंदन का मतलब होता है बेटे, जैसे हम अंडे को कभी उबालते हैं ना,
तो उसके अंदर जो अपक्षेप बन जाता है कुछ इस तरह से वो उसका क्या कर देता है, स्कंदन कर देता है। और प्रोटोप्लाज्म अगर स्कंदित हो जाएगा तो भैया मृत्यु तो निश्चित है। ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी बताया था मैंने आपको, मेथेनॉल को पीने से आदमी क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो भाई आवाज़ जगह कम थी तो मैं इसे लेके आया हूँ यहाँ पर सही से। तो यूजेस मैंने तुम्हें बता दिए थे अभी, टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में, ठीक है बेटा, विलायक के रूप में। अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण का उपयोग इसमें करते हैं बेटे, ईंधन के रूप में करते हैं। अच्छा एक बात और भी बता देता हूँ कि अल्कोहल और पेट्रोल का जो यूज़ हो रहा है मिश्रण का, अल्कोहल, हाँ अल्कोहल यहाँ पर एथेनॉल ही है, ठीक है ना, कभी समझो आप लोग। ठीक है बेटा, अल्कोहल और भी होती हैं बट यहाँ पर हम अल्कोहल का ही जिक्र कर रहे हैं। तो अल्कोहल का जो यूज़ किया जाता है पेट्रोल के साथ मिश्रण के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना बेटे, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसमें जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें मतलब वो स्वच्छ होता है। आई मीन ऐसे कह सकते हैं, क्यों कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, तो इसमें प्रदूषक नहीं होते, जैसे सल्फर के या नाइट्रोजन के जो प्रदूषक होते हैं वो नहीं होते। हानिकारक प्रभाव, तनु अल्कोहल की थोड़ी मात्रा पीने से क्या हो जाता है भैया, नशा हो जाता है। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी मात्रा घातक होती है। इसका अधिक सेवन करने पर क्या होता है, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है भैया, कमजोर हो जाता है। मतलब यह कह सकते हैं इसका अधिक सेवन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, कमजोर करता है। चलिए नेक्स्ट, ये नोट पॉइंट है बेटे, एथेनॉल का जो दुरुपयोग होता है ज़्यादा, उसे रोकने के लिए इसमें क्या, एक जहरीला पदार्थ मेथेनॉल मिलाया जाता है ताकि उसे पीने अयोग्य बनाया जा सके। ठीक है बेटा, और भी कुछ मिला देते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटे, इसकी पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग कैसा बना लिया जाता है, नीला बना लिया जाता है, जिसे विकृत अल्कोहल कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो बेटे मेथेनॉल जो शब्द यहाँ पर आया है वही मैं जिक्र करके चल रहा हूँ यहाँ पर मेथेनॉल को, कि मेथेनॉल जो होता है हमारा, ये भी एक अल्कोहल होता है, बट याद रखना ये विषैला होता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका। थोड़ी मात्रा लेने से क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये मेथेनॉल क्या करता है, यकृत में मेथेनेल में ऑक्सीकृत हो जाता है और जो प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देता है बेटे, स्कंदित कर देता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इससे बेटे अंधापन भी उत्पन्न हो जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये क्या होता है, इतना विषैला होता है, ये व्यक्ति को क्या कर देता है बेटे, अंधा कर देता है। इसलिए ध्यान रखेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट जानेंगे अब किसके बारे में, हम एथेनोइक एसिड के बारे में। चलो तो भाई जान लेते हैं किसके बारे में, एथेनोइक अम्ल के बारे में। ठीक है बेटा, एथेनोइक अम्ल जिसका कॉमन नेम जो होता है बेटे वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, चलो इसका सूत्र जान लेते हैं। CH3COOH होता है। ठीक है बेटा, और इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे, संरचना जो इसकी होगी, संरचना इसकी कार्बन से कितने एच जुड़े हैं भाई, 3 एच जुड़े हैं। फिर आगे नेक्स्ट कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड O और बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो 1 2 वही सिंपल सी बात है, वही आएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। भाई 2 है, 2 के लिए क्या आएगा एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लाते हैं एन प्लस ओइक अम्ल, क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। कन्फर्म। चलिए अब जान लेते हैं बेटे किसके बारे में, हम लोग इसके बनाने की विधि के बारे में। बनाने की विधि, मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, तो बनाने की विधि जो होती है इसकी वो क्या क्या है, होती तो बहुत सारी हैं बेटे, बट आपके लेवल से सिर्फ मैं एक ही बता के चलूँगा। ठीक है ना, ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बनाने की विधि में नंबर 1 पहला पॉइंट हमारा आता है एथेनॉल के ऑक्सीकरण से। आप लोग ऑक्सीकरण पढ़ के आए थे अभी, क्या बेटे, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से। तो एथेनॉल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है बेटा,
एथेनॉल के ऑक्सीकरण से पूरी लाइन लिख देंगे, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे प्राप्त होगा। आप लोगों ने पढ़ा था ये भी पीछे। एथेनॉल क्या है हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमने बताया था आपको, जो KMnO4 होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्षारीय। क्या बेटे, क्षारीय KMnO4 क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ से तो OH जाएगा और यहाँ से हमारा क्या जाएगा, H। तो बचेगा क्या हमारे पास, एक बार गया फिर दूसरी बार, तो सीधा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COOH में, क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, डबल लेने के बाद COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा रिमूव यहाँ से क्या जाएगा, जल। तो हमारा बन के आ गया भैया क्या, एथेनोइक अम्ल। क्या बना, एथेनोइक अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग क्या बेटे, इसके गुण जो होते हैं, और गुण में सबसे पहले हम गुण की बात करते हैं, किसकी, भौतिक गुण की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, भौतिक गुण। तो इसके जो भौतिक गुण हैं, कॉमन सी बात है। नंबर 1, पहला, यह कमरे के ताप पर क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव है। क्या है बेटे, द्रव है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्रम से 391 एवं 290 केल्विन होता है। ठीक है बेटा। तो एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जो इसका तनु विलयन क्या कहलाता है, इसका तनु विलयन सिरका कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स की बात करते हैं हम लोग। क्या बेटे, अच्छा एक बात और मैं बताऊं बेटे, इसमें जो स्मेल आती है ना, बड़ी तीखी गंध आती है, ध्यान रखना। ठीक है बेटे। एक पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और वो पॉइंट क्या है बेटे, यह है खनिज अम्लों से दुर्बल अम्ल है। ठीक है बेटा। खनिज अम्ल का मतलब लाइक दिस, जैसे HCl है ना, HNO3 H2SO4, ये खनिज अम्ल होते हैं बेटे। इनसे क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट जान लेते हैं हम क्या। अच्छा एक बात और भी, जो शीत के क्षेत्र होते हैं, मतलब ठंडे क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या होता है, ये क्या कर जाता है भैया, जम जाता है बर्फ की तरह या ग्लेशियर की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिडिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट हम नोट पॉइंट डाल के चलेंगे यहाँ पर। क्या भैया, ठंडी जलवायु में ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, जम जाता है, अतः इसे ग्लेशियल भी बोल देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं अब किसके बारे में बेटे, इसके रासायनिक गुण के बारे में। और रासायनिक गुण में पहला ही टर्म्स हमारा आता है चलिए सबसे पहला हमारा आता है
किसके साथ बेटे, धातु से क्रिया हम कर सकते हैं, दे सकता है बिल्कुल ये, धातु से भी क्रिया, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है, मैंने हिंदी लिखनी आपको बता दी है। तो एथेनोइक अम्ल हमारा जो है, इसकी क्रिया हम किससे करेंगे बेटे, सोडियम धातु से करेंगे। तो क्या है, H अम्ल है ये, तो H को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो CH3COO Na प्लस आ जाएगा, रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से, H2। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, नाम क्या होगा बेटे इसका, सोडियम एसीटेट। अब चलो कैसे लिखेंगे थ्योरी, मैं नहीं लिखूंगा, आपके तुम्हें लिखनी है खुद को। एसिटिक अम्ल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, सोडियम एसीटेट देता है। बिल्कुल सिंपल हो गई, आप खुद लिखेंगे। दूसरी करते हैं हम किसके साथ बेटे, क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब क्षारक क्या है हमारा, लाइक दिस NaOH ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। आप KOH भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिटिक अम्ल रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो बताओ क्या फंडा है, H को रिमूव कौन करेगी, Na करेगी, CH3COO Na प्लस माइनस, बचा क्या, O और H। तो भैया ये क्या चला जाएगा बाहर, जल। नाम वही होगा जो ऊपर वाले का था, सोडियम एसीटेट, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटे, हम लोग बात कर लेते हैं क्या इसकी, आप लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे। एसिटिक अम्ल किसके साथ भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट देता है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी तीसरी, अगला हमारा है एस्टरीकरण, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है भैया एस्टरीकरण। मैंने पहले भी रिएक्शन कराई है रासायनिक गुण में, तो हमें पता है एसिटिक अम्ल रिएक्ट किसके साथ करेगा, एथिल अल्कोहल के साथ। तो मैं एथिल अल्कोहल का सूत्र जो होता है बेटे C2H5OH होता है, मैं इसको घुमा के लिख रहा हूँ ऐसे HO और C2H5, ताकि रिएक्शन आसान हो जाए। और क्या से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से जल रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा बेटे, जल रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, CH3COO C2H5 और प्लस क्या रिमूव हुआ, जल। तो इसका नाम क्या है, मैंने पहले ही बताया था आपको, सूत्र लिखवा दिए थे स्टार्टिंग में, एथिल एसीटेट, ठीक है बेटा। तो एथिल एसीटेट बोलो कैसे करेंगे हम लोग, ये हमारा क्या था, अम्ल था, और ये क्या था हमारा, एल्कोहल। अम्ल और एल्कोहल दोनों की अभिक्रिया से क्या प्राप्त हो रहा है बेटे, एस्टर। इसको किस नाम से जाना जाता है, एस्टर कह देते हैं। और इनमें जो गंध आती है बेटे, मधुर गंध आती है, मतलब मीठी फलों जैसी गंध आती है, सेब जैसी कह सकते हैं हम लोग, मधुर गंध आती है, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके, आप कौन सा अल्कोहल है भैया, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एथिल एसीटेट देता है। और बेटे ये अम्ल की उपस्थिति में होती है, तो इसीलिए एस्टर का प्राप्त होना ही क्या कहलाएगी, हमारी एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटे, धातु कार्बोनेट, ठीक है बेटा। अब धातु कार्बोनेट क्या है हमारा, लाइक दिस, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो हम लोग क्रिया कर रहे हैं किसके साथ भैया, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। किससे रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी कौन रिमूव करेगा, सोडियम इसमें अगर है तो सोडियम इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, CH3COO Na, और रिमूव किया जाएगा हमारा प्लस, यहाँ से भाई यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 यहाँ लाना पड़ेगा। ओहो रुक जाओ, 2 की जरूरत नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है बेटा, और हाँ 2 लाना ही पड़ेगा। तो साथ में क्या रिमूव होगा यहाँ से, H2O प्लस CO2, ठीक है बेटा। यहाँ पर 2 ले आओ, तो Na के डबल हो गए, ठीक है, Na के डबल हो गए, 2 4 3 7, 2 दूनी 4 और 3 7। चलिए भाई नेक्स्ट नाम इसका वही होगा जो ऊपर आया है। अगली चलते हैं हम लोग किसके साथ भैया, धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है बेटा। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है हमारा, CH3COH क्या है, NaHCO3, रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से, CH3COO। अब बताओ Na क्या करेगा, H को रिमूव करेगा, और यहाँ का H और यहाँ का H मिलकर क्या बनाएंगे, साथ में जल। ये तो नॉर्मल बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें भी वही बन के आ रहा है जो ये बन के आ रहा था। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर क्या कर दी है, इसकी क्लियर कर देती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, इसके यूजेस की, तो इसका यूजेस हम मतलब उपयोग काय काय में करते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो टर्म्स पहला हम कह सकते हैं यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहला प्रयोगशाला में, किसमें बेटे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके रूप में बेटे, अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट दूसरा सिरका बनाने में, क्योंकि हमने पता है इसका जो डाइल्यूट वर्जन होता है वही तो सिरका होता है, तो सिरका बनाने में। नेक्स्ट इसके रासायनिक गुण में कुछ स्पेशल बन के आया है, एस्टर बन के आ रहा है भैया, तो मैं कह सकता हूँ सिंपल सी बात है, तीसरा एस्टर के निर्माण में या एस्टर बनाने में। ठीक है बेटा, बनाने में। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, एसिटिक एसिड से, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, पर बस आप इतने ही यूजेस याद रख लेंगे। चलिए यहाँ से मेरा कंप्लीट हो जाता है बेटे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसी हिसाब से तुम्हें तैयार करना है बेटे। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन एथेनॉल और एसिटिक एसिड पर क्वेश्चन अक्सर बनता रहा है, तो इसमें क्वेश्चन और किस टाइप से पूछ सकता है वो भी मैं बात करूंगा अभी आगे। चलिए नेक्स्ट।